हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10वीं की गणित विषय की वर्कशीट संख्या 38 का जो टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी। आज दिनांक 30 सितंबर 2020 है और ये चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग उससे संबंधित है। हम त्रिकोणमिति का उपयोग करके किस तरीके से ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करेंगे उस संबंध में ये चैप्टर है और आज की वर्कशीट उसी पर आधारित है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जहाँ पर हम त्रिकोणमिति की सहायता से या त्रिकोणमिति का उपयोग करके फाइंड करते हैं, दूरियों को फाइंड करते हैं। और ये समकोण त्रिभुज की केस में होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम याद कीजिए और बताइए कि संलग्न चित्र में कोण बी की सम्मुख भुजा, ये जो चित्र दिया गया है त्रिभुज ABC, कोण बी के ठीक सामने वाली भुजा ये हमारी है AC। ओके, कोण C की संलग्न भुजा को कहते हैं। तो कोण C की जो संलग्न भुजा है ये एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा कोण C है। कोण C की संलग्न भुजा यहाँ पे एक तो हो रही है BC और एक तो हो रही है AC। तो जो C की संलग्न भुजा है इसको हम आधार और इसको कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, कोण C की संलग्न भुजा हमारी आधार भी होगी और कर्ण भी हो जाएगी। इसके बाद कोण C की सम्मुख भुजा, तो कोण C की सम्मुख भुजा AB है और AB हो जाएगा हमारा लंब। आप बेटा याद रखना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कोण C की जो एक और संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने के लिए है और ये याद आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हम जिस न्यून कोण के लिए ले रहे हैं उसके ठीक सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। अब आप अगर हम एंगल ए की बात करें इसी प्रश्न में और एंगल ए के लिए आपसे पूछे कि एंगल ए के लिए सम्मुख भुजा BC क्या है, तो एंगल ए के लिए जो सम्मुख भुजा BC है अब की बार ये लंब हो जाएगा। ठीक, और अब आधार हमारा AB बन जाएगा और ये कर्ण। ओके, तो आप ये देखिएगा समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के हिसाब से हमारे आधार और लंब बदल जाते हैं, जबकि कर्ण हमारा सेम होता है। कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होगा और आधार और लंब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा न्यून कोण ले रहे हैं। जो न्यून कोण लेंगे उसके ठीक सामने लंब होता है और यानी न्यून कोण के ठीक सम्मुख भुजा लंब होता है। सबसे बड़ा कर्ण जो तीसरा बच रहा है वो आधार हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं जो कि समकोण त्रिभुज से रिलेट कर रहे हैं। अब देखो ये एक एग्जाम्पल पहला देखिए आप, दीवार से एक सीढ़ी को टिका दिया गया है। तो सीढ़ी से लेकर के दीवार और उसके बाद ये ज़मीन पर जहाँ पे टिकी हुई है उससे दीवार तक की दूरी, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो सीढ़ी है वो सीढ़ी हमारा कर्ण बन जाएगी। ठीक, और जो ज़मीन वाला पार्ट है वो आधार बनेगा और नीचे फर्श से लेकर के सीढ़ी तक की ऊंचाई हमारा इस लंब बन जाएगी। ओके, और यहाँ पर हम कोई भी दो चीज़ें लंब, आधार और कर्ण में कोई भी दो गिवन होने पर या एक गिवन होने पर एंगल देने पर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। दूसरे एग्जाम्पल में ये एक पेड़ है और एक व्यक्ति जो है वो कुछ ये पेड़ की परछाई बनी हुई है और वहाँ पर जहाँ परछाई पेड़ की ख़त्म हो रही है वहाँ पर एक व्यक्ति कोई खड़ा है। और तो देखना बेटा, ये परछाई और पेड़ की परछाई और पेड़ की ऊंचाई और वो व्यक्ति जहाँ पे खड़ा है उसके पेड़ को शीर्ष को मिलाने पर यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। ओके, द थर्ड एग्जाम्पल,
तीसरे एग्जाम्पल में ये समुद्र के अंदर एक कोई टापू है, और समुद्र के अंदर ये कोई एक टापू है या मीनार है कोई, और इधर बाहर की साइड में समुद्र की तल पर एक जहाज़ है। तो जहाज़ से हमें मीनार की अगर हमें जहाज़ से देख करके मीनार की ऊंचाई निकालनी हो, तो ये जहाज़ से मीनार के शीर्ष को मिला दिया गया। एक काल्पनिक रेखा है, ये इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। और जहाज़ से इसकी दूरी माप ली गई, ठीक। और ये यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज हमारा बन गया। आगे हम इसका उपयोग इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे ये देखेंगे, अभी आप इनको समझते जाइए। और ये फोर्थ एग्जाम्पल, ये भी समुद्र में ऊपर से कुछ नीचे की साइड में देखा जा रहा है, कोई टापू वगैरह है, और यहाँ से भी आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो आइए, मैं मान सकता हूँ कि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। हाँ, इस टाइप के आप शेप अपने आसपास देख सकते हैं। और इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आइए इन कोणों के बारे में बात करें। वस्तुओं के बीच बनने वाले कोण, ठीक, इनको हम एक विशेष शब्दावली का उपयोग करते हैं। इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा कि मान लो ये कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक। यहाँ से यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ से वो वस्तु को देखता है, ठीक। तो ये हमारी हो गई दृष्टि रेखा, ठीक है। हमारी आँख से या व्यक्ति की आँख से उस वो जो जिस वस्तु को वो देख रहा है उसको मिलाने वाली एक जो काल्पनिक रेखा है, इसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक। और आँख की सिधाई में जो एक रेखा होती है उसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। और वस्तु से एक लंब गिरा देते हैं, ये हमारा एक देखिए त्रिभुज बन गया। ओके, यहाँ पे हमारी वस्तु है, तो आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा हो गई। आँख की सिधाई में जो एक रेखा हम खींचते हैं वो हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है उसी को उन्नयन कोण और अवनमन कोण नाम देते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें क्या अंतर है कि अगर वस्तु देखने वाले से ऊपर है, यानी यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि देखने वाला व्यक्ति नीचे है और वस्तु ऊपर है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम उन्नयन कोण कहेंगे। ओके, ये उन्नयन कोण हो गया। आप यहाँ से देखिए, वस्तु ऊपर की साइड है और प्रेक्षक नीचे है, वस्तु से प्रेक्षक नीचे है, ठीक। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बन जाएगा। ये लाइन हमारी दृष्टि रेखा हो गई, ठीक। और इस एंगल को हम उन्नयन कोण कहेंगे, ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है और व्यक्ति को प्रेक्षक कहा जाता है, ठीक है। अब अवनमन कोण की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है, मतलब जहाँ पर है वो उससे नीचे देखे, तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। मतलब हम जिस लेवल पे हैं अगर उससे ऊपर देखेंगे तो हमारा उन्नयन कोण बनेगा और उससे नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये इस प्रश्न में हमारा ये हमारा प्रेक्षक हो जाएगा,
ठीक। और यहाँ सी जो है वो वस्तु हो जाएगी। ठीक है, वस्तु हमारी सी पर है, प्रेक्षक कहाँ है, ए पर है। तो ए से सी को मिला दिया, ये रेखा हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा। ओके। और प्रेक्षक प्रेक्षक की आँख की सिधाई में जो एक लाइन खींच दिया वो हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगी। याद रखना बेटा कि प्रेक्षक जहाँ पे देख रहा होता है उसकी सिधाई में लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये एक दृष्टि रेखा हो गई। ठीक। अब इनके बीच का जो कोण है, दिस इज ये हमारा हो जाएगा अवनमन कोण। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेक्षक ऊपर की साइड में है और वस्तु नीचे की साइड में है, तो इसको देखने पर जो कोण बनता है वो हमारा अवनमन कोण। और जब प्रेक्षक नीचे होता है, वस्तु ऊपर होती है, तब वहाँ पे हमारा बनता है उन्नयन कोण। ओके। अब आगे ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। ऊंचाई दूरी पर जो डिपेंड क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे हल करेंगे, आगे के वर्कशीट में वो क्वेश्चन आएंगे। और आपके एनसीईआरटी के 9th चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आप प्लीज़ उसको ट्राई करिएगा। ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित पहला क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नानुसार चित्र बनाएंगे। बहुत आवश्यक कार्य बेटा, बहुत ही ज़रूरी है इसमें कि एक अच्छा सा चित्र बनाइए आप। ठीक है, जितना करेक्ट फिगर आप ड्रॉ करोगे उतना बढ़िया इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रश्नानुसार चित्र बनाइए। दूसरा, चित्र पर कोण बिंदु तथा माप अंकित करें। हाँ, अब चित्र पे हमें ये दिखाना पड़ेगा कौन सा कोण है, कौन सा बिंदु है, और कि किस कोण की माप क्या है, किस साइड की लंबाई क्या है, ये बहुत अच्छे से अंकित करना है। अज्ञात माप को ज्ञात करने के लिए अपेक्षित अनुपात अर्थात साइन कोस टेन का उपयोग करते हैं। हाँ, अब इसमें जैसे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इसकी लेंथ पता है 5, ये दिया है 7, और सॉरी ये मान लो 5 दिया है और ये दे दिया है 30 डिग्री, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, ये मान लो एच फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आप ये देखो कि जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। तो लंब और आधार का रेशियो किस में होता है, लंब और आधार होता है tan में। तो ये क्वेश्चन हमारा tan लेकर के सॉल्व होगा। ओके। और अगर मान लो हमें ये फाइंड करना हो इसको, तो अब इसको फाइंड करने के लिए ये इस जो एंगल दिया है उसके रेस्पेक्ट में हम सोचेंगे। इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये आधार बन गया 5 और के उसका कर्ण बनेगा। तो आधार कर्ण का रेशियो किसका होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस का होता है। ठीक, हम यहाँ पे कॉस लगाएंगे। ओके, तो जो अज्ञात दिया गया है, या जो जिस अज्ञात को हमें ज्ञात करना है, उसको हम देखेंगे कि उसका रिलेशनशिप क्या है ज्ञात में से। ठीक, साइन कोस टेन का यूज करके क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ये प्रैक्टिस के प्रश्न है आपके। उन्नयन एवं अवनमन कोण में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण आप समझ गए हैं। इसके 2 अंतर क्या हैं। एक तो पहला अंतर होगा कि उन्नयन कोण में प्रेक्षक वस्तु से नीचे होता है और अवनमन कोण में प्रेक्षक वस्तु से ऊपर की साइड में होता है। एक तो ये अंतर हो गया। और दूसरा अंतर हमारा हो जाएगा कि उन्नयन कोण में क्षैतिज रेखा वस्तु से ऊपर की साइड में होती है। उन्नयन कोण में क्षैतिज रेखा वस्तु से नीचे की साइड में होती है और अवनमन कोण में क्षैतिज रेखा वस्तु से ऊपर की साइड में होती है। ओके, तो ये 2 डिफरेंस हो गए। सेकंड, ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। जहाज और मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। देखना बेटा, ये उदाहरण 3 है। जहाज, ये रहा जहाज आपका,
और मीनार ये रहा। देखना, जहाज और मीनार के बीच का जो कोण है ये उन्नयन कोण हो जाएगा। जहाज और मीनार के बीच का कोण उन्नयन कोण होगा। उन्नयन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथन के लिए निम्नांकित चित्र बनाइए। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। बेटा फिगर, करेक्ट फिगर ड्रॉ करना हम सीखेंगे। सबसे पहले दिया है समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर। ये मान लो कि समुद्र का तल है, ये नीचे पानी है हमारा समुद्र, और समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, ठीक, बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, और ये यहाँ पे हम मान लेते हैं बादल है, बी बादल, ये कोई पॉइंट है हमारा पी, इससे इसका उन्नयन कोण, बादल का उन्नयन कोण बीटा है, ठीक है, ये बन गया हमारा बीटा उन्नयन कोण। और बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। अब बादल की परछाई, तो बादल की परछाई तो पानी में बनेगी समुद्र के अंदर, ठीक, तो इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें, ये हो गया अल्फा। और बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर, बादल की कुल ऊंचाई, तो बादल की जो ऊंचाई हम लेंगे समुद्र तल से लेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 518, ठीक है, ये इतनी दिस, ये ऊंचाई हमारी 518 हो जाएगी। ओके, इसको हम 518 डिनोट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। पहले ये समुद्र तल हो गया, अब समुद्र तल से ये 65 मीटर ऊंचाई पर ये पॉइंट पी है, और ये हमारा बादल है, तो पी से बादल का जो उन्नयन कोण है वो बीटा है, ठीक, और इसी पॉइंट से उसकी परछाई, ठीक है, ये बादल बी है तो ये बी डैश मान लेते हैं इस पॉइंट को, उसकी परछाई ये, इसका उन्नयन कोण अल्फा है, और बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर दिया है। तो ये हमारा नामांकित चित्र है, और इसकी मदद से आगे हम ये हमने चित्र बनाना सीखा। बेटा बहुत ज़रूरी है इसके प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक उचित फिगर बनाओ, एक करेक्ट फिगर ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट वर्कशीट में इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।